अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो पढ़ रहे हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल दूँगी, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसको एक पार्ट में डाल दूँगी मैं कार्नोट इंजन, और दूसरे पार्ट में डाल दूँगी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, देखो जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती, कैसे एक्सपेंड कर रही है, ध्यान से सुनना। जब भी कोई गैस एक्सपेंड कर रही है, कैसे, एडियाबैटिकली जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती है, कहाँ से, फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन, तो जो चेंज इन, अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की, और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, उसको हम क्या कहेंगे, जूल थॉमसन जो कॉफिशिएंट कहेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है तो इस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा जब कोई गैस, व्हेन अ गैस एक्सपेंड करती है, कैसे, एडियाबैटिकली, ठीक है, एडियाबैटिकली वो एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से, हाई प्रेशर रीजन से टू लो प्रेशर रीजन की तरफ, जहाँ प्रेशर कम है उस तरफ अगर ये एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो जो अगर हम देखेंगे जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, भाई टेम्परेचर के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट, अगर हम देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, चेंज इन प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, चेंज इन प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंथैल्पी की, तो हम इसको कह देंगे, दिस इज कॉल्ड JTC, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, JTC जूल थॉमसन कैफिशिएंट। मैंने क्या बोला आपको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू JT, इसको इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप याद रखो, म्यू JT जो होता है आपके पास, वो किसके बराबर होता है, कैसे, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पूछ ले कैसे बताओगे। अभी हमने क्या बोला, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, भाई चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। आपके पास यहाँ पे क्या एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को कह देंगे, जो इस पर्पस के लिए ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को बोल देंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो क्या कहेंगे, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती है एडियाबैटिकली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में, तो हमने क्या देखा है कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है, ठीक है ना। अगर आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करते हो, ठीक है, आइडियल के केस में बात करें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे जर्नली क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रियलिटी में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है, ठीक है ना। देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर टेम्परेचर गिर रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कूलिंग हो रही है। आप समझ रहे मेरी बात, यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, वहाँ पे कूलिंग हो रही है, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, कूलिंग हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो हम जो ये JTE एक्सपेरिमेंट करते हैं, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, वो जर्नली किसके लिए किया जाता है भाई, क्यों किया जाता है, वो गैस को ये बताने के लिए किया जाता है कि गैस लिक्विफाई करने की टेंडेंसी बताने के लिए जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि गैस लिक्विफाई होगी या नहीं होगी, वो हमें कौन बताएगा, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो आप मेरी बात। आपने पढ़ा कि आइडियल, मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर हम आइडियल केस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मैक्सिमम टाइम हमने देखा है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगी तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मतलब गैस क्या करेगी, लिक्विफाई करेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या करेगी, लिक्विफाई करेगी। तो जो JTE एक्सपेरिमेंट है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, वो हमें ये बताता है कि गैस लिक्विफाई करेगी या नहीं करेगी, मतलब उसकी टेंडेंसी बताता है कि ये लिक्विफाई करेगी नहीं करेगी, किस कंडीशन पे करेगी और कब ये नहीं करेगी, वो सब हमें बताएगा JTE, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि JTE जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कैसे प्रोसेस है ये, मतलब इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें याद रखना, एडियाबैटिक होता है, आइसोएंथैलेपिक, क्योंकि हमने बोला एंथैलेपी कांस्टेंट, तो आइसोएंथैलेपिक, और इसको हम बोल लेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। ये क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, THRO, थ्रोटलिंग, ठीक है,
लिंग, ये प्रोसेस, ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। तो ये पॉइंट याद रखना, इतना पूछ लेते हैं जेटीई किस टाइप का प्रोसेस है, तो याद रखना एडियाबैटिक है, आइसोएंथैल्पिक है और आपके पास थ्रोटलिंग प्रोसेस है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता चुकी हूँ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे म्यू जे टी, अगर मैं एक और डायरेक्ट फार्मूला लिखाती हूँ, वो किसके बराबर होता है, 1/CP डेल एच बाई डेल पी टी, इसके बराबर होता है, ये याद रखना। अब मैं इसकी डेरिवेशन आपको कराऊंगी नहीं, अगर आपसे करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ पी और प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी हम देख रहे हैं। तो एंथैल्पी किसका फंक्शन हो गया, चेंज प्रेशर और टेम्परेचर का, ये चेंज ये चेंज ये चेंज, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है। और मैंने आपको पढ़ाया जब भी इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का केस आता है, 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो वहाँ पे आप साइक्लिक रूल बनाओगे, ठीक है, साइक्लिक रूल लगाओगे एच पी और टी, ठीक है, एच पी टी। और आपको मैंने बता रखा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, पीछे साइक्लिक रूल जिसने नहीं पढ़ा वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। तो वहाँ के बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो, जैसे कि आपको मैं बता ही देती हूँ चलो कि ये कैसे आया। आप इसको इस तरीके से करोगे डेल एच, क्योंकि आप में से मतलब मुझे ये रहता है ना कि कहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में कि भाई जल्दी करा दो जल्दी करा दो, तो उसमें फिर सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पर चलो मेरा मन नहीं करता कि भाई मैं बीच में कोई चीज़ें छोड़ूं। देखो ये आपका बन गया साइक्लिक रूल, ठीक है। जब आप इसको, आप पीछे बता चुकी हूँ मैं साइक्लिक रूल कैसे करते हैं, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फिर डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, फिर डी टी बाई डी एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इजकल टू -1, ये साइक्लिक रूल हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा है CP के बराबर होता है, ये पढ़ा चुकी हूँ सब चीज़ें। ये किसके बराबर है, इसको अगर हम बात करें यहाँ पे डी एच बाई डी पी हो गया, एक मिनट, हाँ डी एच बाई डी पी। और इसको हम इस तरीके से, तो डी टी बाई डी पी हमने देखा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हो। देखो साइक्लिक रूल में क्या होता है, आप इसको चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ऐसे, इसको ऐसे भी साइकिल चला सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, क्लॉकवाइज भी चला सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं भाई, चलो डी एच बाई, सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फिर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, फिर हम क्या लिख लेंगे डी पी बाई डी एच एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर -1, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मेरे लेवल को थोड़ा सिंपल करना है इसलिए ताकि और कैलकुलेशन ना करूँ। ये किसके बराबर होता है, CP की, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट, अब इसको क्या कर रहा है, इसको चेंज करना पड़ता। यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पे किसके बराबर होता है, म्यू जे टी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये आप इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है, इजिकल टू -1, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल दो म्यू जे टी, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -1/CP, भाई ये इधर चला गया और ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 1/dp बाई डी एच टेम्परेचर T, ये बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस, दिख रहा है, 1/CP और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका कर डी एच बाई डी पी एट टी। तो ये आपके पास म्यू जे टी का फॉर्मूला आ गया, ये ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूलेज बनते हैं। तो आपको होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखवा दिया कि आप इसको याद रख लो, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक चार्ट बनवा देती हूँ, वो याद रखना। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, यहाँ पे म्यू जे टी हमने फॉर्मूला क्या निकाला, -1/CP, ठीक है, वो किसके बराबर था, वो इसके बराबर था, ठीक है। और हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमारे पास क्या था, वो हमने जो इक्वेशन लगाई थी वो किसके बराबर थी, वो हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ एक बार, वो थी डेल एच बाई डेल पी, आपने पीछे पढ़ा होगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये, -T डेल वी बाई डेल टी, दिख रहा है यहाँ पे, P + V, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अभी आपने क्या निकाला, ये किसके बराबर निकाल दिए, ये आपने किसके बराबर निकाल दिया, आपने निकाला 1/CP, देखो यहाँ पे आपने निकाला, यहाँ पे देखो, ये देखो आपके पास ये आ गया। तो इसकी जगह अगर हम 1/CP रखेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, या फिर आप ये काम करो, इसकी जगह 1/CP रखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी जो DH बाई DPT सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इससे जो वैल्यू है ये इसकी जगह पुट कर दो यहाँ पे। तो आपके पास इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास बन गया T डेल V बाई डेल टी P -V। तो आपके पास म्यूजेटी का एक फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। एक म्यूजेटी का फॉर्मूला आपने निकाला था, क्या निकाला था, टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये निकाला। एक याद रखना म्यूजेटी जो होता है आइडियल के केस में,
AL केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये जो है आपका पूरा का पूरा ज़ीरो, ठीक है ना। तो आइडियल केस में क्या होता है, ये ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर हम बात करें μJT की वंडरवॉल के केस में, किसमें, वंडरवॉल के केस में बात करें तो किसके बराबर होता है, 2A/RT माइनस B। ये आपको इसमें याद रखना है, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। आपको मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ μJT का ये वाला फॉर्मूला भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे P और T दिख रहा है आपको, तो आपको ये चार्ट याद रखना है। इसमें ओवरऑल आपके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। आइडियल के लिए 0 होता है, वंडरवॉल के लिए ये होता है, ये 0। अब बताओ ये कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले बताओ म्यूजिटी आइडियल कितना होता है, आपको नहीं पता होगा, आप छोड़ दो क्वेश्चन। और फिर बोला जाता है कि ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ भाई आते हैं, ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको बनाने में कितना टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे ये इसके बराबर वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है, आपसे डायरेक्ट म्यूजिटी का फॉर्मूला पूछ लेंगे, आप बताओ, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर का, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसी चक्कर में कम वीडियोज़ आ रही हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, देखो म्यूजिटी, आप देखो मैं आपको पहले ही समझाती हूँ इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसके ऊपर कि द टेम्परेचर एट विच, मतलब जिसके ऊपर रियल गैस जो होती है वो बिहेव करने लग जाए आइडियल गैस की तरह, तो वो टेम्परेचर होता है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, जिस टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ आपका जो म्यूजिटी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, ठीक है, जो अगर हम बात करें आइडियल वंडरवॉल गैस का इक्वेशन का, वो हो जाए, वो 0 हो जाए। कैसे हो जाए, यहाँ पे ध्यान से सुनो। कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर हमने कह दिया यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे रियल गैस जो है, रियल गैस क्या करे, जो रियल गैस होती है वो बिहेव करने लग जाए आइडियल गैस की तरह। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो हमने बोला जो म्यूजिटी है जो रियल गैस का, उसका वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। देखो क्योंकि आपने पढ़ा है म्यूजिटी जो होता है आइडियल के लिए क्या होता है, आइडियल के लिए क्या होता है, 0, ठीक है। और अगर म्यूजिटी की बात करें वंडरवॉल के लिए तो वो क्या होता है, हमने पढ़ा है म्यूजिटी, तो वो क्या होता है 1/Cp 2A/RT माइनस B, ये होता है म्यूजिटी। किसके लिए, वंडरवॉल के लिए, आपने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने कराया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। हमने क्या कहा इन्वर्जन टेम्परेचर को कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, मतलब उसकी तरह वो बिहेव करे। तो कैसे करेगी, जब उसका भी क्या होगा, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए उसका भी, ठीक है। तो ये कैसा होगा, देखो हमने लिखा ये किसके बराबर, म्यूजिटी वंडरवॉल गैसेस के लिए हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। हमने लिखा जो TI टेम्परेचर है जिसके ऊपर, वो इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर हो गया। इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर होते ही तो मतलब म्यूजिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने लिख दिया ये 0 के बराबर हो गया, 1/Cp 2A/RT माइनस B, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमने लिख दिया, इसको इधर लिया 0 हो गया, अब 2A/RT माइनस B, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास 0, तो हमारे पास क्या आ गया 2A/RT, यहाँ पे T, ये T था, इस T को इन्वर्जन टेम्परेचर लिख दो इज इक्वल टू B। तो आपने इन्वर्जन टेम्परेचर निकाला, क्या आ गया 2A/RB। तो ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है, दिख रहा है, ये आपके इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है कि इन्वर्जन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 2A/RB। और इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं, रियल गैस बिहेव करने लग जाती है आइडियल गैस की तरह, मतलब उसका म्यूजिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, वो कितना किसके बराबर होता है, TI इज इक्वल टू 2A/RB। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आने वाले, 3 कॉन्सेप्ट आने वाले। पहला हम पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ गैस, ठीक है। हम पहला पढ़ते हैं केस फर्स्ट केस है केस ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं, कूलिंग, ठीक है। केस ऑफ कूलिंग के केस में याद रखना कब गैस कूल होगी, कूलिंग कब होगा, याद रखना कूलिंग तभी होगा जब उसका DT क्या हो, नेगेटिव आए, तब कूलिंग होगा, ठीक है। ये नेगेटिव कैसे आएगा, DT किसके बराबर होता है, D फाइनल माइनस D कहाँ लिख रहे हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल। जब फाइनल टेम्परेचर, हमने इसमें क्या कह दिया, जब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो DT है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर यहाँ पे देखना, अब इसके अंदर क्या होता है कूलिंग के केस में, आप क्या लिखोगे यहाँ पे म्यूजिटी निकालना चाह रहे हो इसका, वो किसके बराबर हो, del T/del P एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी H, ठीक है। मैंने बोला इसी केस में हमारे पास डेल ये जो है वो नेगेटिव आएगा, DT जैसे नेगेटिव आ जाएगा मतलब वो केस कैसा हो गया, कूलिंग का केस हो गया। तो
और आपको ये पता है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, पूरे अगर हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, चाहे कोई भी केस हो, कूलिंग, हीटिंग, नाइदर हीटिंग, कुछ भी हो, नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग का केस हो, तब भी ये जो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट डीपी जो होगा वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपके पास थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये तो नेगेटिव होता है। अगर आपका dt नेगेटिव हो जाएगा तो आपका क्या केस बन जाएगा, कूलिंग का केस बन जाएगा, कूलिंग का केस बन जाएगा, क्योंकि आपका म्यूजेटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। म्यूजेटी जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये भी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो म्यूजेटी की वैल्यू क्या आती, 1/Cp 2a/RT माइनस बी, रियल गैस के लिए पॉजिटिव हो गया। हमने देखा 2a/RT माइनस बी इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब क्या है, 2a/RT RT माइनस बी ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2a/RT ग्रेटर देन क्या हो गया, बी हो गया। इसको हम देखो, ये क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स के लिए सब पढ़ा हुआ आपने, अट्रैक्शन फोर्स का, ये रिपल्शन फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है, जितना मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बढ़ेगी, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो क्या होगा, उसमें जो है गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप इसको इस तरीके लिए 2a/RB तो इज इक्वल टू टी से बड़ा हो गया, टी 2a/RB क्या हो गया, टी से बड़ा हो गया। 2a/RB क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर किसी भी गैस के बात करें हम, तो किसी भी गैस के टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन है उससे अगर इन्वर्जन टेम्परेचर बड़ा आ जाता है, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कूलिंग होगी। ध्यान रखना, दिमाग में रखना, इसको भूलना मत कि अगर आपका इन्वर्जन टेम्परेचर किसी भी गैस के टेम्परेचर से या कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर गिवन हो उससे बड़ा हो जाए, समझ रहे हो, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो गैस क्या कर जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, गैस में गैस लिक्विफाई कर जाएगी। समझ रहे मेरी बात। अगर अब दूसरा केस बनता है इसमें, केस ऑफ हीटिंग का केस बनता है। हीटिंग के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, केस ऑफ हीटिंग के केस में क्या हो जाएगा, आपके पास टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे तो dt, मैं इसको करवा नहीं रही, आप समझ लेना, यहाँ पे dt जो है पॉजिटिव आएगा, जैसे ये पॉजिटिव आएगा, ये तो नेगेटिव रहेगा, तो म्यूजेटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरीके में यहाँ पे नेगेटिव रख लो तो आप देखोगे, आप ओवरऑल आपके पास क्या निकल के आ जाएगा कि इसमें जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर होता है उससे कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो गैस है उनका जो है, उनके अंदर जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो मॉलिक्यूल्स में वो बढ़ जाती है अट्रैक्टिव फोर्स से, तो यहाँ पे कूलिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा। और ये जो होता है ये परमानेंट गैसेज में होता है। और इसके एग्जाम्पल याद रखना, केस ऑफ हीटिंग में क्या याद रखोगे, 2 एग्जाम्पल याद रखो, H2 और हीलियम। ठीक है, H2 और हीलियम, ठीक है, इनका एग्जाम्पल आप इसको याद रखो, ये आपको याद रखना है। He2 गैस के बारे में आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यही एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है कि केस ऑफ हीटिंग का एग्जाम्पल क्या है, ये होता है। और इसमें जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है उससे कम होता है। तो ये केस बन गया आपका केस ऑफ हीटिंग का। और तीसरा केस बनता है, ना तो हीटिंग हो, मतलब नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, ना वहाँ पे कूलिंग हो ना वहाँ पे क्या हो, हीटिंग हो। तो वो कब होगा, जब इन्वर्जन टेम्परेचर T के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे ना तो हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। Ti किसके बराबर हो जाएगा, T के बराबर हो जाएगा। मतलब उस एक्सपेरिमेंट में जो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उस पे टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पर कर रहे हैं हम जिसमें जो उसका इन्वर्जन टेम्परेचर है। ठीक है, तो वहाँ पे ना तो कूलिंग होगी ना वो हीटिंग होगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने वो टेम्परेचर ही वही ले लिया, मान लो 40 डिग्री ले लिया, 50 डिग्री ले, 300 डिग्री ले लिया, कुछ भी ले लो, टेम्परेचर वही ले लिया जो उसका इन्वर्जन टेम्परेचर है। तो दोनों टेम्परेचर बराबर हो गए, तो वहाँ पे ना कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए हैं। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपको करा दिया, कार्नोट इंजन में आपको करा चुकी हूँ। तो आपका जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, हो गया, कंप्लीट हो गया है। थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स। और अब आपके पास मैं ये दोनों वीडियोस आज ही अपलोड कर दूंगी। और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर ले तो बायोमोलिक्यूल्स भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल का पोर्शन रहता है, बस एक न्यूमेरिकल, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं, बस वही आपको पता होना चाहिए। वो मैं भी आपको बता दूंगी, एक क्लास लेके 10-15 मिनट की मैं उसमें बता दूंगी। और बाकी जो उसमें प्रोटीन की, अगर हम बात करें प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स की बात करें, या हम बात करें विटामिन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो ये मैंने यहाँ पे कराया नहीं ना। जैसे तो जो मैंने शॉर्ट नोट्स कराए हैं बायोमोलिक्यूल्स में, उसमें मैंने वो उतना करा रखा है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, तो वो आप वहाँ से कर लो। विटामिन का चार्ट है आपको एनसीईआरटी में गिवन है, +1 +2 की जो आपके पास बुक्स हैं, +2 की बुक है उसमें एनसीईआरटी में आपको विटामिन के चार्ट गिवन है, आप विटामिन वहाँ से कर लो। ठीक है, तो आपका बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट हो जाता है। और जीओसी तो अभी स्टार्ट ही हुई है, तो
GOC अभी हम करवा रहे हैं, और उसके बाद आप मुझे बताओ कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो मुझसे कि मैं कौन सा स्टार्ट करूँ। ठीक है, थैंक यू।